हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। इस क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणामों के बारे में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित हमने ऐसे कहा था कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा, और इस प्रभाव को कहा था हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग किया गया था उससे प्रायोगिक परिणाम कौन कौन से मिले, हम उनकी बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, क्या क्या प्रायोगिक परिणाम मिले उनकी बात करेंगे हम। फर्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में हम ये चेक करेंगे कि जैसे प्रकाश विद्युत धारा है, वो प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की तीव्रता है, संग्राहक का उत्सर्जक के सापेक्ष विभवांतर है, किसी मटेरियल पदार्थ है, इन सब चीज़ों पे कैसे कैसे निर्भर करेगा, उन चीज़ों के बारे में हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट था उसमें ये कहा गया था कि जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फर्स्ट रिजल्ट ये था कि तीव्रता बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और ग्राफिकली इस प्रकार का रिजल्ट मिला था। आपतित प्रकाश की तीव्रता और इधर प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती, जैसे जैसे ये बढ़ाओगे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ये रिजल्ट था। इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने का तरीका, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता को कैसे डिफाइन करें। तीव्रता से को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। यानी इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें एक कैथोड था, इसको मैं कह दूँ इमीटर उत्सर्जक था, ये था कलेक्टर था, इस पर प्रकाश आपतित हो रहा था। तो अब प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तीव्रता बढ़ाने से। तो ज़्यादा फोटोन आपतित होंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन संग्रह तक ज़्यादा पहुँचेंगे और प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं। इधर ले लिया जाए प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, इधर संग्राहक वोल्टता, संग्राहक वोल्टता किसके सापेक्ष, उत्सर्जक के सापेक्ष, उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक वोल्टता ली जाए। ये ओरिजिन है इसके, इधर इनको पॉजिटिव माना जाए, इधर मान लिया जाए नेगेटिव। ठीक है। यानी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें ये इमीटर था और ये कलेक्टर था। ठीक है। इस पर प्रकाश आपतित हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे और ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा था इसलिए उत्सर्जक इमीटर, ये कलेक्ट कर रहा था इसलिए हो गया कलेक्टर, संग्राहक। देखो इनिशियली अगर संग्राहक वोल्ट था, उत्सर्जक के सापेक्ष धनात्मक रखेंगे, ये पॉजिटिव पे होगा, ये नेगेटिव पे होगा, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज आप बढ़ाओगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर
हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखा है। आवृत्ति को अगर हमने नियत रख दिया, एक स्थिति ऐसी आ रही है, हम ये करें कि जब उत्सर्जित होने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन संग्राहक के पास पहुंच रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होगा और उस धारा को कहा जाएगा संतृप्त धारा। यानी जैसे जैसे बढ़ेंगे विद्युत धारा बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये तीव्रता की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तीव्रता, जैसे मैं ये कह दूं इसको I1, आपतित प्रकार की एक निश्चित तीव्रता I1 मान ली, यानी तीव्रता यानी आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या निश्चित हो गई, ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, अधिकतम। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले की, यानी संग्राहक का वोल्टेज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव उत्सर्जक के सापेक्ष ऋणात्मक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटेगा और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर है वो क्या हो जाएगा, 0। तो संग्राहक का उत्सर्जक के सापेक्ष ये जो न्यूनतम ऋणात्मक वोल्टता है इसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या निरोधी विभवांतर। यानी संग्राहक का उत्सर्जक के सापेक्ष वो न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। यानी ये वो सिचुएशन है जब अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जक से कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, संग्राहक तक। यानी इस सिचुएशन में ऐसे होगा कि अधिकतम गतिज जो ऊर्जा है वो V0 के तुल्य ऊर्जा के बराबर होगी, यानी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E × V0। ये कंडीशन बनेगी यहाँ से। अब अगर अलग अलग तीव्रता की बात करूँ मैं, अलग अलग तीव्रता का प्रकाश, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लूँ I1 लेस देन I2 लेस देन I3, I2 का मान I1 से ज़्यादा है, फिर I3 का और ज़्यादा है, तो हमें पता है जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो अगर तीनों तीव्रताओं को मैं कंपैरिजन करूं तो I2 वाला ग्राफ इससे ऊपर होगा और I3 वाला और इससे ऊपर होगा, ये I2 का होगा और ये क्या होगा, I3। ग्राफ इसका भी ऐसे आएगा, नेगेटिव लगाओगे तो धीरे धीरे कम होगा और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे 0 होगा, ऐसा ही इसका आएगा। तीनों ग्राफों के एनालिसिस से स्पष्ट हो रहा है कि तीनों का वो पॉइंट जिसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 आ रहा है वो एक ही आ रहा है। यानी यहाँ से ऐसा कहा जा सकता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी तीव्रता परिवर्तित करने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी ऐसा कहा जा सकता है इसका मतलब निरोधी विभव है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करेगा। तो दूसरा रिजल्ट ये हो गया। तीसरे रिजल्ट की बात करें, थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। वो जो न्यूनतम आवृत्ति है जो उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित फोटोन की न्यूनतम जो आवृत्ति है उसको क्या कहा जाएगा, देहली आवृत्ति, ठीक है। और इस देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है। अब अगर मैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचूं तो सपोज जैसे ये कोई आवृत्ति है μ01, ये किसी मटेरियल के लिए देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति किसी अलग मटेरियल की है μ01, इससे कम पे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ही नहीं है। जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब उसके बाद अगर आवृत्ति बढ़ाओगे आप तो ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ऊर्जा होगी
तो उनको रोकने के लिए जो निरोधी वो लगाना पड़ेगा, वो भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। यानी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो निरोधी वो का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को पीछे में मिलाऊं तो ये यहाँ कहीं इंटरसेप्ट करेगा। ये किसी मेटल ए के लिए मान लिया मैंने, ऐसी किसी दूसरी पदार्थ के लिए तो उसका ग्राफ भी ऐसा आएगा कुछ। ये मान लिया μ02 मान लिया, ये बी के लिए ए है, ये कोई बी है। यानी ऐसे कह दूं कि V0 और न्यू के मध्य रिलेशन कुछ इस टाइप का होगा, ए न्यू प्लस बी टाइप का। ए तो क्या होगा, ये V इक्वल ए न्यू प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ए तो रिप्रेजेंट करता है उस इक्वेशन का ढाल और ये रिप्रेजेंट करेगा अंतःखंड। तो अंतःखंड ये वाला यहाँ जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, अंतःखंड। तो देखो दो अलग अलग के लिए आपने लिया, लेकिन दोनों का जो ढाल है वो तो क्या हो गया, सेम। अलग अलग मटेरियल के लिए लिया तो इसका जो स्लोप है वो भी जो इसका और इसका बराबर है। यानी ढाल जो है वो तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन अंतःखंड जो है दोनों के लिए क्या है, अलग अलग। वो किस पे डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार निरोधी विभव है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर इस प्रकार निर्भर करता है। और फोर्थ जो रिजल्ट है वो ये है कि फोटोन का आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, टाइम लेग नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि फोटोन का आपतन हो रहा है, उस फोटोन को अवशोषित करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद निकलेगा, नहीं, इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती, टाइम लेग नहीं होती। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है जिसमें फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। इस प्रकार हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ प्रायोगिक परिणामों के बारे में अध्ययन किया है। अब अगर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की बात करें तो अगर उसको प्रकाश के तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी के आधार पर समझाने की कोशिश करें तो वेव थ्योरी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा नहीं सकती, क्योंकि वेव थ्योरी कंसिडर करने पर जो परिणाम मिलेंगे वो परिणाम जो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम मिले हैं उनसे ठीक ऑपोजिट मिलेंगे। तो वहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए आइंस्टीन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके बेसिस पे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को कैसे समझाएंगे। आज की क्लास में के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।